नमस्कार, मैं बबीता गौड़। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट बता रही हूं आपको। आदमपुर से प्रत्याशी ही कहेंगे, बिल्कुल सतेंद्र मूड जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उम्मीदवार हैं भावी, और पॉलिटिक्स में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। हाल ही में इन्होंने जो है कांग्रेस ज्वाइन की है शैलजा जी के नेतृत्व में। कैसा ये फील कर रहे हैं सर? नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार बबीता जी, आपको और आपके सहारा न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम और धन्यवाद। पार्टी आपने कहा ज्वाइन, मैं बेहतर मानूंगा अगर आप ये कहते कि घर वापसी। देखिए, कांग्रेस मेरे लिए घर के समान है। 30 साल के मेरे राजनीतिक, अगर मैं कहूँ कि जो मेरा राजनीतिक कैरियर कहें या राजनीतिक जीवन कहें, उसमें लगभग मैंने 25-26 साल मैंने कांग्रेस में दिए हैं। और कुछ समय था, थोड़ा सा समय जो मैं कांग्रेस में नहीं था, तो इसको घर वापसी कहेंगे। और कांग्रेस तो कोई नई है नहीं मेरे लिए। खैर, पार्टी तो आपके लिए कोई भी नई नहीं है। घर वापसी तो मैं तब कहती कि जब आप बीजेपी में लौट कर आते। देखिए बबीता जी, मैंने 1994-95 में, जब मैं छात्र जीवन था और कॉलेज में पढ़ता था, तब NSUI के माध्यम से मैंने राजनीति शुरू की। NSUI में रहे, यूथ कांग्रेस में रहे, किसान कांग्रेस में रहे, जिला उपाध्यक्ष रहे कांग्रेस के हिसार के ग्रामीण के, और 2014 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। 2019 तक कांग्रेस में रहे। तो अगर हम माने कि युवावस्था या उससे लेके तो कांग्रेस में रहे, तो घर वापसी तो कांग्रेस की ही कही जाएगी इसको जी। तो फिलहाल आदमपुर हलके में आपको इंटरेस्ट बहुत रहा है, वहीं से न्योली कला से आप हैं भी, न्योली खुर्द से न्योली खुर्द से आप हैं। तो वहाँ पे क्या लगता है कि एक मलापुर का नाला गुजरता था, वो शायद बंद हुआ था या क्या? वो गांव के जो लोग हैं बड़े नाराज आपसे नजर आए मुझे। आपने पूछा आदमपुर से मेरा क्या रिश्ता रहा। आदमपुर में पैदा हुआ, उन्हीं गलियों में मैं बढ़ा, खेला, पला, बढ़ा, सरकारी स्कूल में पढ़ा, सरकारी कॉलेज में पढ़ा। तो धर्म क्षेत्र कहूँ, सॉरी, जन्म क्षेत्र कहूँ और कर्म क्षेत्र मेरा आदमपुर रहा जी। नाता मेरा आदमपुर से ये रहा। दूसरी बात आपने कही कोई पानी के नाले की। देखिए, मुझे याद नहीं आता कोई इस तरह का कोई दृष्टांत हुआ हो। और पानी की जो समस्या है ना बबीता जी, निसंदेह बहुत गंभीर है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर लोगों का काफी इशू निकल के आया था कि भाई पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। देखिए, पानी तो वहाँ है ही नहीं, समस्या नहीं है, पानी तो है ही नहीं। समस्या होती है जब कम हो। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैंने खेती की है, मेरे खेत में पानी नहीं है। मैं रिकॉर्ड पे आपसे कहता हूँ, मेरे खेत में नहीं है नहर का पानी। हमारे घरों में क्या बात कर रहे हो सर? वहाँ के लोग कहते हैं कि हुड्डा जी तो नहर ले आए थे और बोला कुलदीप जी पानी ले आए, आपको पानी को नहीं मापा है। देखिए बबीता जी, अगर हम केवल और केवल इस तरह की मतलब मुहावरों में और ये बातें करेंगे, तो मुझे नहीं लगता यथार्थ की जो स्थिति है उसको हम कभी चर्चा भी कर पाएंगे। इतनी भयावह स्थिति है पानी की। एक अभी कुछ दिन पहले एक चैनल ने 5 गांवों का सर्वे किया, मैंने नहीं, एक इंडिपेंडेंट चैनल, न्यूज चैनल ने किया, और उन 5 गांवों के सर्वे को अगर आप देख लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरीके से गरीब व्यक्ति मजबूर है 2-2 हज़ार रुपए में पानी के टैंकर गिरवाने के लिए। और अगर ये हालात रही, ऐसी हालात चलती रही, वो दिन दूर नहीं जब आदमपुर क्षेत्र में पानी माफिया भी कहीं ना कहीं अस्तित्व में आ जाएगा जी। पहली बेसिक नेसेसिटी है पानी। किसान को पानी चाहिए। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते थे कि अगर देश का विकास करना है, सर्वांगीण विकास अगर देश का करना है, तो गांव का चौतरफा विकास होना चाहिए। किसान शब्द तो छोटा हो सकता है अपने आप में, पर उसके अर्थ और मायने बहुत बड़े हैं। किसान वो है जो गांव की आर्थिक स्थिति की धुरी है। चलिए, किसान के बारे में तो हम बात करेंगे, पहले पार्टियों के बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए आपसे कि आपने कांग्रेस पार्टी अब घर वापसी भी बोल दिया है ऐसे तो, लेकिन लगता नहीं इस पार्टी के अंदर काफी चर्चाओं में है, गुटबाजी बहुत है, विपक्ष बार बार जो टॉन्ट कर रहा है। तो ऐसे में शैलजा और सुरजेवाला और हुड्डा जी को आप देख ही रहे हैं, अलग अलग अपनी मीटिंग्स लेते हैं, एक जगह तो उनके आपस में झगड़े भी हुए थे। तो इस तरह की पार्टी में जाना आपने कैसे, मतलब? देखिए, अगर आप गुटबाजी की बात करेंगे तो मैं गुटबाजी पे आपका ध्यान और आपके दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आज भारतीय जनता पार्टी इस
कदर गुटबाजी में है कि आज व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा है कि 67 सीटें बीजेपी ने बांटी हैं और 68 इस्तीफे आ चुके हैं। आप देखिए किस तरीके से क्या मजाक चल रहा है। पिछड़ा वर्ग की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष आज नाराज हैं, कर्णदेव कंबोज जी। महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आज नाराज है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा जी आज नाराज हैं। लक्ष्मण नापा दलित वर्ग से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अनिल विज जी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले कितने समय से घर बैठे हैं। क्या परिस्थिति रही मनोहर लाल जी को हटाने की, क्या परिस्थिति रही, क्या भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है? केवल और केवल कांग्रेस की तरफ इशारा जब वो करते हैं गुटबाजी का, वो भूल जाते हैं कि जब आप किसी और की ओर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी खुद की तरफ उठती है। भारतीय जनता पार्टी खुद गुटबाजी से, अनुशासनहीनता से, इस्तीफों से त्रस्त है। आज उनके लिए अपनी अगर हम कहें फेस सेविंग, मुंह छिपाना पड़ रहा है उनको यथार्थ की स्थितियों से। पिछड़ा वर्ग की बात करती है, 2 बार के विधायक रणवीर गंगवा जी, क्या परिस्थिति रही कि उनको बरवाड़ा में भेज दिया गया। डिप्टी स्पीकर हैं विधानसभा के। मतलब तो आप ये देखिए, और कांग्रेस में आप कांग्रेस की गुटबाजी की बात करें, कहां है कांग्रेस में गुटबाजी? आपने कहा शैलजा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। शैलजा जी जो हैं सर साफ साफ रोक लगा दी थी ना कि सांसद इलेक्शन नहीं लड़ सकते, पर शैलजा जी ने सीधे मुंह कहा कि मैं तो इलेक्शन लड़ूंगी। देखिए शैलजा जी ने कभी ये नहीं कहा। शैलजा जी ने कहा अगर राष्ट्रीय जो नेतृत्व हमारा अगर कहेगा, और चुनाव लड़ना हर राजनीतिक व्यक्ति का स्वप्न भी होता है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से अपने इलाके को मजबूत करना हर व्यक्ति का अधिकार है, राजनीतिक व्यक्ति का। शैलजा जी ने कभी नहीं कहा मैं चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है, मैं सेंटर में, केंद्र में वो 3 बार मंत्री रह चुकी हैं और लोकसभा सांसद रह चुकी हैं लगभग 5 बारी, एक बार राज्यसभा 5 या शायद 6 बारी लोकसभा में सांसद रह चुकी हैं, राज्यसभा में सांसद रह चुकी हैं। तो उनका मन है कि प्रदेश के लोगों को, क्योंकि देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर अलग अलग व्यवस्था है। प्रदेश की व्यवस्था अलग है, केंद्र की व्यवस्था अलग है, केंद्र के फैसले अलग लिए जाते हैं प्रदेश के। उनको लगता है कि वो जिस तरीके से उन्होंने केंद्रीय मंत्री होते हुए पूरे देश के लोगों के लिए काम किया, वो हरियाणा प्रदेश, क्योंकि हरियाणा की बेटी हैं तो हरियाणा में भी काम करना चाहती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो पहले भी मुख्यमंत्री हैं, अब CLP भी हैं, तो वो भी अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो गुटबाजी नहीं कहेंगे इसको हम, अपने अपने तरीके से। देखिए आप मीडिया से हैं, मीडिया की टीम है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये तो नहीं है ना कि प्रोडक्शन कोई नहीं कर रहा। कोई प्रोडक्शन का काम देख रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट का काम देख रहा है, कोई सेल्स का काम देख रहा है। तो इस तरीके से सब अपना अपना काम कर रहे हैं। एक बार रोकूंगी, जनता आपको सेटिंग बाज के नाम से बुलाती है, ऐसा क्यों? देखिए जनता जनार्दन है लोकतंत्र में। मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो मुझे ऐसा बुलाते हैं तो, क्योंकि मैं वायदा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यही सेटिंगबाज आदमपुर हल्के को उसका हक दिलवाने की सेटिंग करेगा। यही आदमी, यही व्यक्ति, यही आदमपुर का बेटा आदमपुर को उसके हिस्से का पानी दिलवाने की सेटिंग करेगा। यही आदमपुर के किसान को उसके खेत में, और आदमपुर की माँ और बहनों को हमारी घर में पानी देने का काम करेगा। यही सेटिंग होगी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, यही सेटिंग होगी शिक्षाओं को लेकर। मैं पूछता हूं आपके माध्यम से, कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ पे इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी विधायक रह चुकी है, उनका बेटा विधायक है। मैं आपके माध्यम से कहता हूं अपना फोन उठाओ, या तो आपके पास उनका फोन नंबर नहीं होगा, आप तो मीडिया के लोग हैं, अगर फोन नंबर होगा वो आपका फोन नहीं उठाएंगे, और फोन उठा के उनसे पूछिए आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 55 गाँवों में कितने +2 के स्कूल हैं, कितने 10वीं के स्कूल हैं, कितने 8वीं के स्कूल हैं, कितने स्वास्थ्य सिविल CHC बोलते हैं, कितने PHC हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, उनकी क्या व्यवस्था है, कितने स्वास्थ्य केंद्रों पे डॉक्टरों की उपलब्धता है, कितने +2 के जो स्कूल हैं वहां पे कौन कौन से स्ट्रीम चल रहे हैं, आर्ट्स के, मेडिकल के, नॉन मेडिकल, मैं कह रहा हूं, और कितना प्रतिशत बच्चा आदमपुर का +2 में पास हुआ है, क्या रिजल्ट है, क्या 10वीं का रिजल्ट है। ये बेसिक बातें अगर वो बताने में आपको समर्थ हो जाएं, बबीता जी, मैं दावा करता हूं आपके माध्यम से मैं राजनीति छोड़ने का काम करूंगा।
तो चलिए, फिलहाल भाई काफ़ी आरोप प्रत्यारोप का माहौल भी इस समय चल रहा है, क्योंकि सीटें बीजेपी की तरफ से तो क्लियर हो ही चुकी हैं एक तरह से। आप क्या देखते हैं कि आपके सामने भव्य का क्या मतलब है? कितने डिस्टेंस से आप जीत सकते हैं, या फिर कितना रुझान लोगों का आपकी तरफ है? देखिए, मैं इसको दो भागों में बांटूंगा। आपने एक भव्य शब्द का इस्तेमाल किया जी। उपचुनाव था 2022 में, जी। भव्य चुनाव लड़ रहे थे, मैं भी चुनाव लड़ रहा था उनके सामने। वायदा किया था कुलदीप ने और भव्य ने, भव्य आदमपुर बनाएंगे। बिल्कुल। आज अनाज मंडी में भव्य महल बन रहा है। किसका बन रहा है? मीडिया को जाकर देखना चाहिए और मीडिया को एक्सपोज करना चाहिए। भव्य आदमपुर नहीं है, आदमपुर भयावह हो गया है। भयावह हो गया। वायदा था भव्य बनाने का, हो गया है भयावह। सड़कों में गड्ढे हैं और कितनी ही असुविधाएं हैं, कितनी ही मैं ये कहूँगा कि मार्मिक स्थिति है, वो देखने लायक है। और मैं तो आपके मीडिया, क्योंकि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ होता है मीडिया, आपके माध्यम से मैं सारे मीडिया को अपील करता हूँ और कुलदीप जी को चैलेंज करता हूँ। वो कहते हैं हमने 700 करोड़ 800 करोड़, वो गिनती नहीं पता। मैं तो साधारण किसान का बेटा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता 800 करोड़ होते कितने हैं। वो दावा करते हैं हमने लगा दिए। मैं कहता हूँ मीडिया के पत्रकारों की एक टीम बनाइए, 5 आदमी 7 आदमी, और उनको दिखाइए कहाँ है, श्वेत पत्र जारी करने का काम करें। ये उस भव्य आदमपुर की भयावहता का एक, आपको मैंने एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण दिया। दूसरा आपने पूछा चुनाव, मैं चुनाव लड़ूं ये मुख्य मुद्दा नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी में घर वापसी मैंने की है। मैं एक बतौर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में काम करने, कांग्रेस ने बहुत दिया है मुझे। मैं संगठन में बहुत पदों पे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट देने का काम किया और सारे आदमपुर ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं टिकट की लड़ाई में नहीं हूं बबीता जी। मैं कार्यकर्ता के तौर पर आदमपुर को उसका राजनीतिक, उसका आर्थिक, उसको सामाजिक हक मिले। 1,80,000 मतदाता हैं, 1,80,000 मतदाता में कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके लिए काम करने का काम करूंगा बतौर कार्यकर्ता। फिलहाल मौजूदा जो सरकार है उसको लेकर के आपने काफी कुछ कहा, लेकिन सरकार का कहना है कि हमने घर घर जो है चूल्हा, जो जिसमें लेडीजों की आंखों से धुआं निकलता था, गैस सिलेंडर देने का काम किया है। हमने युवाओं को अग्निवीर रोजगार देने का काम किया है। हमने जो है अभी तो हाल ही में आचार संहिता लग गई, 24,000 पदों का निर्णय भी आना बाकी है। तो ऐसी मतलब फैसिलिटी, और बुढ़ापा पेंशन भी है जो आ गई है दोबारा, वही पुराने वाली। तो कैसे कहेंगे? बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया। मुख्यमंत्री बदला जी, क्या डर था? भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। 9.5 साल नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया और नायब सिंह सैनी जी ने बयान दिया। मीडिया के माध्यम से मैंने सुना, पढ़ा कि मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे 24 घंटे के लिए खोल दिए गए हैं। 9.5 साल क्यों बंद कर रखे थे? ये सवाल मीडिया का दायित्व बनता है मुख्यमंत्री से पूछने का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछने का। 9.5 साल वो दरवाजे बंद क्यों थे? पहला। दूसरा, आपने कहा घर घर गैस पहुंचा दी। गैस पहुंचा दी और उसका फायदा अडानी अंबानी जैसे लोगों को देने का काम किया। गैस जो कांग्रेस के शासन में 400 450 रुपये मिलती थी, वो 1200 तक पहुंचाने का काम किया। इसी तरह पेट्रोल डीजल के ले लीजिए। मुझे एक चीज बता दीजिए, स्वच्छता टैक्स लगाया, स्वच्छ जी। नरेंद्र मोदी जी झाड़ू लेके निकले थे और उन्होंने कहा स्वच्छता टैक्स दो, हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाएंगे। हिंदुस्तान स्वच्छ तो नहीं बना, टैक्स आज तक दे रहे हैं लोग। जब स्वच्छता नहीं कर पा रहे हो तो टैक्स किस चीज का ले रहे हो? कानून है 60 किलोमीटर से पहले टोल नहीं हो सकता। आप दिल्ली से अगरवा तक चले जाइए, किलोमीटर देख लीजिए और टोल बता दीजिए। नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री याचना करते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री को कि भाई स्वास्थ्य सेवाओं से, मेडिकल इंश्योरेंस से, इन चीजों से तो जीएसटी कम कर दो। पर वो जीएसटी कम करने का नाम नहीं करते, किसान को 6,000 रुपए देने का काम करते हैं सालाना। चलिए एक बार फिर नहीं, अभी पूरी सुनिए। किसान को 6,000 रुपए सालाना देने का काम करते हैं बबीता जी। जीएसटी के माध्यम से और माध्यम से 20,000 किसान की जेब से निकलवाने का काम करते हैं। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो मोदी जी की तारीफ करते नहीं थकते थे, कहते थे किसान की
आय 2022 तक दुगनी कर देंगे। सर 2024 आ गया है। ब्लेम कर रहे हो, ईडी की एंट्री हो चुकी है कांग्रेस पे, ये देखो मंडरा रही है। देखिए मैं तो साधारण सा किसान हूँ, मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं जी जो मेरे पास ईडी आए। परंतु मैं तो ये है कि बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को ना केवल आदमपुर विधानसभा में बल्कि जहाँ भी मेरा कोई प्रभाव है, जहाँ मेरे साथी हैं, एक लंबा राजनीतिक जीवन का संघर्ष है, सामाजिक जीवन का है, कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो एक बीड़ा उठाया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, वो काम करने का करेंगे। और आज राजनीतिक अपील नहीं, मैं तो आपके माध्यम से आदमपुर के लोगों से भी अपील करूंगा। चलिए बरवाड़ा की बात करते हैं, आपने टिकट की बात की है, जो सारा टिकट का फेरबदल हुआ है इसके अंदर आप कुलदीप का सबसे बड़ा हाथ मानेंगे, क्योंकि उन्होंने 3 सीटों की मांग जो है मौजूदा सरकार से की थी। देखिए ये मैं कुलदीप जी का या कोई नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदर का मामला है, वो किसको टिकट देते हैं। परंतु मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किस तरीके से बैकवर्ड पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं और पिछड़ा वर्ग के एक सम्मानित जो 2 बार से विधायक थे, तो हम ये कह सकते हैं आप कुलदीप जी से प्रभावित है, उनका नाम नहीं लेना चाहते आप? नहीं, ये कुलदीप जी का डिसीजन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का फैसला होगा। परंतु मैं उस प्रदेश नेतृत्व से प्रश्न पूछ रहा हूं कि ऐसी क्या मजबूरी रही है आपकी, पिछड़ा वर्ग के हितों की बात करते करते पिछड़ा वर्ग के नेता को आपने हल्का बदलने पर मजबूर कर दिया। मैं तो उनसे पूछता हूँ। तो फिलहाल क्या लगता है बरवाला में क्या रह सकता है, क्या आंकड़े आपके लग रहे हैं? देखिए मैं तो साधारण सा सर आदमपुर की पूछ लेते हैं, आप हिसाब मांग रहे हैं भव्य से, भव्य तो एक पर्ची बना के घूम रहे हैं और एक एक चीज का हिसाब देने के लिए तैयार खड़े। आप भी जाके देखिए ना कितना विकास हुआ कितना नहीं। मैं तो कह रहा हूँ मुझे एक सामान्य मतदाता होने के नाते उनका फर्ज बनता है मुझे हिसाब देने का। परंतु मैं कहता हूं हिसाब तो मीडिया मांगे, हिसाब आदमपुर के लोग मांगेंगे और कुछ जवाब हिसाब लेकर आदमपुर के मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव जो पिछले कुछ महीने पहले हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को 6000 वोटों से जिताकर हिसाब देख भी लिया और हिसाब का जवाब भी दे दिया। और अब आने वाले विधानसभा चुनावों में उसको ब्याज समेत चुकता करने का काम आदमपुर के विधानसभा के सम्मानित और जागरूक मतदाता करेंगे। जी, कांग्रेस पार्टी का क्या कह सकते हैं कि इस बार कितना मतलब रुझान लोगों में देखने को मिल रहा है, और क्या आपको भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ही अब आने वाली है, अब हवा बदलने वाली है, परिवर्तन की हवा है? ये तो लोकसभा चुनाव ने स्पष्ट कर दिया। देखिए लोकसभा चुनाव आईना है, कोई देखना चाहे उनको देखे, अगर कोई नहीं देखना चाहे तो ना देखे। परंतु आज हम किसी भी वर्ग की बात, दलित की, पिछड़े की, किसान की, महिला की, युवा की, सरकारी कर्मचारी की, किसी भी वर्ग की बात करें, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ उत्साहित नज़रों से देख रहा है कि कब ये सत्ता परिवर्तन हो और कब दोबारा विकास की बात हो, विकास के रास्ते पर हरियाणा आगे बढ़े। सर विकास से आपका क्या तात्पर्य है? विकास गरीब तो आज भी वहीं खड़ा है। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो कह ही रहा हूँ 10 साल के भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी से पहले कांग्रेस थी तब भी वही था, बीजेपी है तब भी वही है, और मेरे हिसाब से आगे जो सरकार आएगी गरीब का तो उसमें भी कोई बेनिफिट दिख नहीं रहा। देखिए मैं अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आप बीपीएल का आंकड़ा उठा के देखें, बिलो पॉवर्टी लाइन, जब कांग्रेस की सरकार थी तो केवल 24% के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आंकड़े कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, 24% के आसपास बीपीएल के नीचे थे, जिनको कम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने 5 किलो अनाज के लिए हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि मोहताज कर दिया है। आज 5 किलो अनाज के बदले भारतीय जनता पार्टी ने, अगर उसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन का एक मानक मान ले, जिनको सरकार गर्व से कहती है कि मोदी उनको खाना देता है, तो 80% लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे भारतीय जनता पार्टी ले आई है, जो कि आर्थिक रूप से एक बहुत चिंतनीय विषय है। चलिए कांग्रेस पार्टी में आप सीएम फेस किसको देख रहे हैं? अभी तो चुनाव है, फिर भी राष्ट्रीय भाजपा तो क्या अपना डिसीजन दे चुकी है, अगर कांग्रेस आती है तो वो सीएम फेस पे शैलजा जी को देख रही है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने क्यों नहीं कहा कि मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, जो समय आएगा राष्ट्रीय नेतृत्व ठीक फैसला लेगा। विधायक जो चुन के आएंगे उनको लोकतांत्रिक, देखिए कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, जो विधायक चुन के आएंगे वो लोकतांत्रिक रूप से अपने मुखिया का चयन करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज 6 महीने पूर्व
बनाए हुए मुख्यमंत्री को लेकर चल पड़ी। 9.5 साल के मुख्यमंत्री में क्या कमियां थी वो भी तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बताए जी। उनको क्यों पीछे धकेलने का काम किया, उनको क्यों आज नायब सैनी जी को आगे कर रहे हैं और मनोहर लाल जी को गर्त में धकेलने का काम किया, ऐसी क्या मजबूरी है। ऐसे क्या आंकड़े बन रहे हैं कि आप अपने आप को राजनीति से अलग नहीं, राजनीति के अंदर रखना चाहते हैं और भावी पार्टी जो आने वाली पार्टी है उसके साथ जुड़ के आप काम करना चाहते हैं? देखिए मैंने कहा ये आने वाली पार्टी या भावी पार्टी नहीं है, कांग्रेस मेरा घर है। पहले भी कांग्रेस में काम किया। घर तो बीजेपी भी था आपका पहले। नहीं, देखिए आप बीजेपी छोड़ने के क्या कारण थे? पहले आप सबसे पहले बीजेपी में मैंने देखा है सबसे पहले नहीं, मैं वही बता रहा हूँ बबीता जी, आपने पूरी रिसर्च नहीं करी। अच्छा। मैं बताया मैंने आपको शुरू में भी इंटरव्यू में 94 में लेकर 2019 तक तो मैं कांग्रेस में बतौर कार्यकर्ता काम किया। मैंने संगठन में, चुनावी राजनीति में, हर जगह काम किया। फिर बीजेपी छोड़ने का क्या कारण था? नहीं, कांग्रेस छोड़ने का क्या कारण था? ये सवाल थोड़ा उल्टा हो गया। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस छोड़ी और फिर दोबारा कांग्रेस में आ गए आप। इसको कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आए, तो उसको भूला नहीं कहते। अच्छा, मेरे ख्याल में तो यही होता है जी। तो फिलहाल अगर आप विधायक चुनकर के आते हैं तो क्या कार्य आपने आगे और करने हैं? देखिए मैं चुनकर आऊं या कोई भी चुनकर आए, कांग्रेस का जो भी व्यक्ति इस इलाके का प्रतिनिधित्व करेगा, मैं मानता हूं उसका पहली जो हमारी प्राथमिकता होगी वो पानी को लेकर होगी। दूसरी जो प्राथमिकता होगी वो शिक्षा को, स्वास्थ्य को, इस तरह की जो प्राथमिकताएं हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा। और एक बहुत लेआउट प्लान है कि किस तरीके से काम किया जा सकता है। 5 गांवों के जो स्वामित्व को लेकर लोगों में जो बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष किया, उनको भारतीय जनता पार्टी ने ये तो आश्वासन दे दिया लोकसभा चुनाव में कि आपको रजिस्ट्री करवा देंगे, परंतु जो रेट उनके रखे हैं वो ऐसे रेट रखे हैं जैसे कोई सेक्टरों में रजिस्ट्रियां करवा रहे हो। उसके ऊपर भी सरकार इलेक्शन में भी बहुत चुनौतियां थी आपके सामने, आपका पता ही आपका सामना किससे हो रहा है। ये भजनलाल जी का गढ़ है, इसको फिलहाल तो कोई तोड़ नहीं पाया और इस बार तोड़ने की पूरी तैयारी में आप हैं, तो क्या लगता है कितनी सफलता आप हासिल कर पाएंगे? देखिए बाबा साहब ने जब संविधान रचा, लोकतंत्र की स्थापना हिंदुस्तान में, तो गढ़ गुढ़ तो उस टाइम टूट गए थे। ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ चौधरी भजनलाल जी जब थे तो वो आदमपुर को एक परिवार की तरह सहेज के रखते थे। उनके जाने के बाद कुलदीप बिश्नोई जी या पारिवारिक उनके और जो सदस्य थे वो इस विरासत को संभाल नहीं पाए, इस विरासत को परिवार के तौर पर सहेज कर नहीं रख पाए। और कहीं ना कहीं आदमपुर के लोग दिल के साफ़ हैं और कुलदीप जी जैसे हर बार एक नया नारा लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि बहकाने का और भुलाने का काम करते हैं, बहला लेते हैं, बहका देते हैं, किस तरीके से काम करने का काम करते हैं। तो परंतु अब पूरा आदमपुर विधानसभा क्षेत्र जाग चुका है। 55 गाँव में एक बदलाव का माहौल देखा जा रहा है। बजरंग दास गर्ग जी का कहना है कि कुलदीप बिश्नोई एक अशुभ व्यक्ति है, जिस भी पार्टी में जाता है उसके झंडे उखड़ जाते हैं। इस बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए बजरंग दास जी का गर्ग का बयान है, बजरंग दास जी इस पे बेहतर बता सकते हैं। पार्टी से तो आप ही की है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं उनका अपना व्यक्तिगत बयान है ये। मुझे नहीं लगता पार्टी लाइन का ये बयान होगा, क्योंकि देखिए धर्म और राजनीति अलग अलग क्षेत्र हैं। शुभ अशुभ और ये चीज़ें नहीं, जो लोगों के लिए काम करेगा कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने का काम करेगा। मेरी ये सोच रही है, और जो मेहनत करेगा कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। कुलदीप बिश्नोई जी को विरासत में चीज़ें मिली हैं, ग्राउंड लेवल पे उन्होंने कभी ग्राउंड लेवल पे उतर के काम नहीं किया। और जो कुलदीप जी का अभी जो बड़ा रिसेंट जो बयान था कि मैं एमएलए का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं फाइल लेकर नहीं जा सकता हूँ, इस तरह का बयान कहीं ना कहीं उनके अभिमान को, उनके घमंड को दर्शाता है। और खुद को सीएम की दौड़ में मानना, एमएलए का चुनाव ना लड़ना, लोकतंत्र में लोग जो हैं वो राजा होते हैं और भगवान समान होते हैं, उनकी फाइलें उठाने में उन्हें शर्म आना, तो बड़ा असहज सा बयान है। तो फिलहाल आप देख रहे थे सहारा न्यूज़ और हमारे साथ जुड़े थे सतेंद्र सिंह। फिलहाल आदमपुर से तैयारी कर रहे हैं, बने रहिएगा सहारा न्यूज़ के साथ। अगली अपडेट के साथ जल्द मुलाकात करूंगी। धन्यवाद।